हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है हमारी इस क्लास में। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम बायोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में टॉपिक जो आज हम देखने वाले हैं वो है सेल डिवीज़न, ठीक है, सेल डिवीज़न एवं टिश्यू, ठीक है। तो सेल डिवीज़न जैसे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, हम स्टार्ट कर देंगे टिश्यू, इसको बोलते हैं ऊतक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो पिछले दो क्लास में हमने जो कवर किए हैं, ठीक है, वो है आपका सेल दो क्लास हुआ था, ठीक है। और थर्ड क्लास में हम सेल डिवीज़न और टिश्यू देखने वाले जितना भी हो सके। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सेल डिवीज़न, या जिसको कहते हैं कोशिका विभाजन। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका विभाजन, ठीक है। चलिए, मैंने कहा था, ठीक है, पिछले क्लास में कुछ डिस्कस मैंने किया हुआ था। पहली बात क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, तो पहली बातें इसके परिचय या इसकी परिभाषा, ठीक है, कि सेल डिवीज़न क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। सेल डिवीज़न के कुछ बातें करेंगे, थोड़ा से इंट्रोडक्शन, कहने का मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर बात करेंगे सेल साइकिल क्या है, ठीक है। सेल साइकिल, या जिसे बोला जाता है कोशिका चक्र, सेल साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका चक्र। फिर स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, या जिसको बोलते हैं कोशिका चक्र की अवस्थाएं, ठीक है, कोशिका चक्र की अवस्थाएं। और इसी के अंतर्गत, यह स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे, ठीक है, असूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है, और जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। इंग्लिश में एमिटोसिस, मिटोसिस, मियोसिस, क्या बोला जाता है? मियोसिस। तो असूत्री विभाजन जिसको हम बोलते हैं एमिटोसिस, समसूत्री विभाजन जिसको बोला जाता है मिटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जैसे ही खत्म हो जाता है हम चलेंगे टिश्यू, या फिर जिसको बोला जाता है ऊतक, ठीक है। तो ये सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो पहले परिचय या परिभाषा पर चलते हैं।
ठीक है। अब एक्चुअल में सेल डिवीज़न क्या होता है कि हम बात कर लेते हैं, या कोशिका विभाजन। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा पर नज़र डालें, ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था। ठीक है, हमें अगर किसी भी प्रकार की अगर चोट लगती है, ठीक है, या फिर कोई सेल अगर प्रॉपर काम नहीं करता तो वो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है, दो अलग अलग नए सेल का निर्माण करता है। ठीक है, तो सेल डिवीज़न बेसिकली क्या है, इसकी परिभाषा अगर देखें, ठीक है, तो किसी भी सेल का, ठीक है, किसी भी कोशिका का, ठीक है, दो भागों में विभाजित होना, दो भागों में विभाजित होना एवं दो नए सेल या कोशिका का निर्माण करना यही कहलाता है क्या, सेल डिवीज़न। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कोशिका होगी, जैसे कि एग्जाम्पल पर हम जाते हैं, समझते हैं, और कोई भी कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक सेल है जिसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। इसको क्या बोला जाता है, पेरेंट सेल। और इसी पेरेंट सेल से अगर दो कोशिका, ठीक है, ये कोशिका टूटेगा, ठीक है, कोशिका का विभाजन होगा, और विभाजन होने के बाद आप दो अलग अलग कोशिका या दो अलग अलग सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो न्यू सेल यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी न्यू सेल। ठीक है, तो दो अलग अलग नए सेलों का निर्माण जब होगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। और ये दोनों सेल जिसको कहते हैं डॉटर सेल, ठीक है, जिससे विभाजित होगा वो क्या कहलाता है, पेरेंट सेल। ठीक है, और जो विभाजित होने के बाद बनने वाले नए सेल, इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है, तो सेल डिवीज़न का मतलब ये नहीं है सिर्फ विभाजित होना। याद रखिए, सेल डिवीज़न का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि विभाजित होना। सेल डिवीज़न का मतलब है विभाजित होने के साथ साथ, ठीक है, दो नए सेलों का क्या है, निर्माण होना। इसी को हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, ये बातें हुई इसकी। चलिए, सेल डिवीज़न की और कुछ बातें अगर करें, तो मैंने कहा था, ठीक है, इसकी खोज वर्चाउ ने किया था। किसने किया था, वर्चाउ, पहली बात है। ठीक है, चलिए, और ये 1855 में देखने को मिला था। चलिए, मैं इसी को यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। और इसकी खोज वर्चाउ 1855, ठीक है, किसकी खोज, इस सेल डिवीज़न की खोज किसके द्वारा की थी, वर्चाउ द्वारा, वो 1855 में। ठीक है, इन्होंने ने बताया है कि सेल, इसी को हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है सेल साइकिल। ठीक है, क्या है, सेल साइकिल। कोशिका चक्र,
अब ये सेल साइकिल या कोशिका चक्र क्या होते हैं भाई? ठीक है, देखिए कोशिका चक्र कहने का मतलब है कि कोई भी सेल, समझिएगा पहले, कोई भी सेल क्या होगा, विभाजित होगा और विभाजित होने के बाद दो नए सेलों में क्या होगा, दो नए सेलों का निर्माण करेगा। ठीक है, और इसके लिए एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कोई भी सेल, मैंने क्या कहा, कोई भी सेल होगा और ये सेल दो भागों में ये विभाजित होगा और विभाजित होने के बाद न्यू दो नए नए सेलों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, एक ये हो गया, ये दो हो गया। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, क्या है, पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल है, ये दोनों डॉटर सेल है। अब देखिए यहां से यहां तक पहुंचने, कहने का मतलब है एक सेल, ठीक है, एक सेल विभाजित होगा और विभाजित होने के बाद दो नए सेलों में, ठीक है, दो नए सेलों का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इतनी दूरी पहुंचने के लिए हमें 24 हावर या 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और ये जो 24 घंटे का समय है एक पूरे साइकिल में कंप्लीट होता है। ठीक है, ये पूरा क्या होगा, ये 24 घंटा जो है क्या होगा, साइकिल में कंप्लीट होगा। अब जब साइकिल में कंप्लीट होगा, कहने का मतलब है इस स्थान पर चलेगा और दूसरे स्थान, इसी स्थान पर आके रुक जाएगी। ठीक है, तो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर एक साइकिल जो है चलेगा और साइकिल चलकर, ठीक है, 24 घंटों में क्या करेगा, 24 घंटे में दो अलग नए सेलों का निर्माण करता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, तो प्रॉपर सेल साइकिल होने के लिए हमें कितनी समय की ज़रूरत है, 24 घंटे में, और 24 घंटे में ही आपके एक सेल दो नए सेलों का निर्माण करता है। ठीक है, जब एक सेल दो नए सेलों का निर्माण करता है टूट कर, तो इसको हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, और जब ये प्रॉपर सेल डिवीज़न एक प्रॉपर साइकिल में कंप्लीट होता है, ठीक है, और इसको 24 घंटे, और उस साइकिल का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो 24 घंटा है। ठीक है, और इसी ड्यूरेशन को, इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र। ठीक है, तो कोशिका में होने वाले जो है ये चीज़ें क्या कहलाती है, कोशिका चक्र। ठीक है, तो ये हो गया कोशिका चक्र। नेक्स्ट है कोशिका चक्र की अवस्थाएं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। कोशिका चक्र की अवस्थाएं। चलिए, स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की अवस्थाएं। और कोशिका चक्र की अवस्थाएं मैंने क्या कहा था, देखिए पिछले क्लास में थोड़ा बहुत हुआ था। ठीक है, चलिए, कोशिका की चक्र की अवस्थाएं दो अवस्थाओं से गुजरनी पड़ती है। एक जिसको बोलते हैं इंटरफेस, इंटरफेस, या जिसको बोलते हैं अंतरावस्था। ठीक है, अंतरावस्था। चलिए, दूसरा जिसको बोलते हैं माइटोटिक फेज, इसको एम फेज भी बोला जाता है, एम फेज भी बोला जाता है, और इसको बोलते हैं विभाजन अवस्था।
ठीक है, सॉरी, इसके 3 फेजेस हैं, ठीक है, किसके, अंतरावस्था के। एक जिसको बोलते हैं G1 फेज, G1 फेज, दूसरा एस फेज, और तीसरा या थर्ड जिसको बोला जाता है J2 फेज। ठीक है, विभाजन अवस्था के बारे में बात किया जाए तो विभाजन अवस्था को भी 2 यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसको हिंदी में भी कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, इसको भी साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके हम चलेंगे क्या है ये साइकिल। चलिए, मुझे दूसरे पेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम कहाँ थे, माइटोटिक फेज, और माइटोटिक फेज के अंदर जिसको हम बोलते हैं एम फेज, ठीक है, एम फेज। और एम फेज में मैंने क्या कहा था कि 2 भाग है इसके, ठीक है। इसके कितने भाग है, 2 भाग है, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। देखिए, इस कैरियोकाइनेसिस की बात की जाए तो कैरियोकाइनेसिस के अगर अंदर कुछ फेजेस और चलते हैं जिसको बोलता जाता है पूर्वावस्था, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया प्रोफेज, इंग्लिश में प्रोफेज, ठीक है। दूसरा मध्यावस्था जिसको बोला जाता है मेटाफेज, मध्यावस्था जिसको बोलते हैं मेटाफेज, ठीक है। एक है एनाफेज जिसको बोला जाता है टीलोफेज, ठीक है, पश्यावस्था, ठीक है, जिसको बोला जाता है एनाफेज, और जिसको बोलते हैं अंत्यावस्था, ठीक है, अंत्यावस्था, और इसको बोला जाता है टीलोफेज। 4 फेजों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कैरियोकाइनेसिस में आपके साइटोप्लाज्म का क्या होगा, विभाजन होगा। ये क्या कहलाते हैं, ये विभाजन अवस्था है, विभाजन अवस्था। देखिए, अभी कुछ चीज़ मैंने समझाया नहीं है, सिर्फ लिखा हूँ, ठीक है। याद रखिए, समझाना भी प्रॉपर पूरा बाकी है, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको केंद्रक का विभाजन होगा, ठीक है, केंद्रक का विभाजन, ठीक है। तो ये विभाजन अवस्था में कैरियोकाइनेसिस में आपको केंद्रक विभाजित होगा, और साइटोकाइनेसिस में आपका, ठीक है, साइटोप्लाज्म विभाजित होगा। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये केंद्रक कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, ठीक है, और इसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है,
ठीक है। पूरी ये बॉडी अंदर जो चीज़ें फ्लूइड भरी हुई है, ठीक है, ये प्रॉपर ये बॉडी जहाँ पर कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं, कोशिकांग रहते हैं, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब लिख भी लो भाई, कोशिका द्रव्य मैंने कई बार ये बताया हूँ, ठीक है। केंद्रक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो पहले केंद्रक का विभाजित होगा कहाँ पर, कैरियोकाइनेसिस में, उसके बाद विभाजित होगा साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है, साइटोप्लाज्म को विभाजित साइटोप्लाज्म में, सॉरी साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म को विभाजित, कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजित, ठीक है। बस ये याद रखिए। चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा, एक एक करके हम देखेंगे कोशिका चक्र की अवस्थाएं, ठीक है, तो हम बात करेंगे। चलिए मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि भाई डायग्राम अच्छे से बन जाए। ये हम देख रहे हैं सेल साइकिल, ठीक है। चलो ये बना है थोड़ा बेटर, ठीक है। इसके अंदर और एक गोला, चलिए उससे भी थोड़ा बेटर बना हुआ है। इसको थोड़ा और बेटर बना के देखते हैं, सॉरी। चलिए तो ये कुछ लास्ट बार एक बार और यूज़ कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ अवस्थाएं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। एक जिसको हम बोलते हैं जीवन अवस्थाएं, ठीक है, जीवन अवस्थाएं। ये हो गए, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं एस अवस्थाएं, इस तरफ है उसको एस अवस्थाएं, ठीक है। एक है G2 अवस्थाएं, ये है G2 अवस्थाएं, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं एम अवस्थाएं और एक जीवन अवस्थाएं, एक G1 G0, ठीक है, और एक जिसको बोलते हैं एम अवस्थाएं, एम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके एम अवस्थाएं, यहाँ से यहाँ तक आपके G0, ये सब क्या है हम देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखिए ये क्या कहलाता है, एक है जिसको बोलते हैं G0 अवस्थाएं और
G0 अवस्थाएं, ठीक है, और ये G0 अवस्थाएं के अंदर ये रहेगा रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है, रेस्ट या फिर जिसको बोलते हैं आराम की अवस्था, जिसको बोलते हैं आरामावस्था। ठीक है, जीवन अवस्थाएं जहां पर आपका RNA एवं प्रोटीन, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है, का सिंथेसिस ठीक है, यहाँ पर DNA का सिंथेसिस, DNA का सिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पर G2 अवस्थाएं सेल डिवीज़न के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाते हैं। मैं सीधा लिख रेडी फॉर सेल डिवीज़न, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ रेडी फॉर सेल डिवीज़न, ठीक है। देखिए, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप G1 से लेके, आप देख रहे हैं G1 से लेके G2, ठीक है, G1 से लेके G2, यहाँ से यहाँ तक हमने एक नाम दिया है, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक चलेगी, ठीक है, और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की हम एक ने, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है, अंतरावस्था, अंतरावस्था। आप पीछे देखेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए, तो इंटरफेस, अंतरावस्था, ठीक है, प्रॉपर सेल चलेगा, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर G1 एस फेज, ठीक है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, तीन फेजेस है किसके अंतर्गत, अंतरावस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अंतरावस्था के अंतर्गत, ठीक है, ये आपका G1 फेज है, ठीक है, फिर एस फेज है, फिर G2 फेज है, ठीक है, पहले लिख लेता हूँ प्रॉपर। और एम फेज जैसे आएगा आपका, एम फेज स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पर, कहाँ पर, एम फेज जो विभाजन अवस्था है, और इस विभाजन अवस्था में दो भाग है, एक कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस चलेगा, ये प्रॉपर चार जो है प्रोसेस, और ये चार प्रोसेस किसके अंदर देखने को मिलेगा, इसी के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं, एक प्रोसेस ये हो गया, दो प्रोसेस ये हो गए, तीन ये हो गया, और चार ये हो गया, ठीक है। ठीक है, एक, दो, तीन और चार, ठीक है। तो जैसे ही इसको बोला जाता है प्रोफेज, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका फर्स्ट नेम, एक जिसको बोला जाता है प्रोफेज, दूसरा जिसको मेटाफेज, तीसरा जिसको बोलता है एनाफेज, और चौथा जिसको बोलते हैं टेलोफेज, ठीक है। नेमिंग का सबसे फर्स्ट लेटर लिखा हूँ, प्रोफेज पूर्वावस्था, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था इंटरफेस और अंतरावस्था टीलो, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की अवस्थाएं क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो अभी समझने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की अवस्था किसके अंदर, एम फेजेस के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक अवस्था, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है।
तो प्रॉपर आपको एक डायग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है, कि एक प्रॉपर एक साइकिल चलेगा, ठीक है, और साइकिल के अंतर्गत दो अवस्थाएं, इंटरफेज और एम फेज, और एम फेज के भी क्या है, दो अवस्थाएं हैं, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस में पूर्व फेज, मध्य फेज, पश्चावस्था, अंतरावस्था, ठीक है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतरावस्था, ये चार आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो एक एक करके हम बात करेंगे ये पूरी कहानी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं चेंज कर देता हूं कलर। सबसे फर्स्ट G0 अवस्था, ठीक है, एक होता है G0 अवस्था। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, देखिए 24 घंटे में मैंने क्या कहा, ये प्रॉपर साइकिल जो है 24 आवर में क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। ये जो प्रॉपर साइकिल है वो कितने 24 घंटे में, 24 आवर में कंप्लीट होगा। अब इस कंप्लीशन में सबसे स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो क्या है, G0 अवस्था। और इस G0 अवस्था में ये रेस्ट की अवस्था में रहता है, रेस्ट या विराम की अवस्था में, ठीक है, ठीक है। और रेस्ट अवस्था में रहेगा, फिर वो स्टार्ट करना शुरू करेगा, और स्टार्ट करेगा किससे, वो G1 अवस्था से, G1 फेज, ठीक है। और इस G1 फेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर G1 अवस्था में एक तो आरएनए एवं प्रोटीन, ये दोनों का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है। याद रखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित सेल साइकिल में से किस अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है, निम्नलिखित साइकिल के किस अवस्था में डीएनए का निर्माण होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आप देखेंगे G0 अवस्था में रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, फिर G1 अवस्था आएगा, वहाँ पर आरएनए प्लस प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, कहने का मतलब आरएनए और प्रोटीन का निर्माण इस स्टेज में करेगा, और ये स्टेज कहलाता है G1 अवस्था, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो देखेंगे थर्ड, जिसको बोलते हैं एस फेज, ठीक है, या फिर एस अवस्था। इस अवस्था में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पर लिख सकते हैं, और मैं यहाँ स्पेस नहीं है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण, मैंने कहा था आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ठीक है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आपका क्रोमोसोम क्या होगा, ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, ये सभी बातें मैं जेनेटिक्स वाले पार्ट में करूंगा। तो बस इतना समझिए, आरएनए है, डीएनए है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये सभी जो है यहाँ निर्माण होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आरएनए का निर्माण कर दिया, प्रोटीन का निर्माण कर दिया, फिर आप एस फेज में डीएनए का जो है और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण कर लिया, उसके बाद रेडी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही G2 अवस्था आएगी, वो रेडी हो जाएगा सेल डिवीज़न के लिए। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल डिवीज़न, और मैंने कहा ये सेल डिवीज़न एक प्रॉपर साइकिल के अंतर्गत कंप्लीट होता है। तो आप देख रहे हैं एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, और साइकिल के इस G2 अवस्था में आप क्या देखने को मिलेगा, G2 अवस्था, G2 फेज। ये कई बार, ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में जो है सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, रेडी फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के लिए तैयार है, कोशिका विभाजन के लिए तैयार, हिंदी में लिख सकते हैं कोशिका विभाजन के लिए तैयार, विभाजन हेतु रेडी, हेतु तैयार। अब देखिए, फिर आप चलिए चार्ट में थोड़ा, ठीक, हायरार्की में थोड़ा चलते हैं।
यहाँ पर अगर देखें तो मैंने क्या कहा था, एक जिसको अंतरावस्था में ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि ये विभाजन अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। तो G2 फेज से डायरेक्ट ये ऐसे मूव करके कहाँ चला जाएगा, विभाजन अवस्था। और विभाजन अवस्था में दो चीज़ें हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये है। तो हम बात करेंगे अब किसकी, कैरियोकाइनेसिस की। और कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये चार जो है चीज़ों की, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विभाजन अवस्था। क्या है विभाजन अवस्था? ठीक है। और इसके अंतर्गत हम बात करें कैरियोकाइनेसिस की। और कैरियोकाइनेसिस में चार चीज़ें हैं। पहला जिसको बोला जाता है पूर्व अवस्था या प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, या हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्वावस्था, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम देखेंगे क्या ये है ये चीज़। देखिए इस फेज में, ठीक है, जैसी पूर्वावस्था होगी, ठीक है, इस फेज में केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका है उस केंद्रिका का विभाजित होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस फेज में, ठीक है, केंद्रिका जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रिका का विभाजित हो जाता है, ठीक है, केंद्रिका का विभाजन हो जाता है, विभाजन होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर बात करें तो ये अगर एक प्रॉपर सेल की बात करें, ये सेल है, ठीक है, और यहाँ पर ये केंद्रक है, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा और गोलनुमा संरचना है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा गोलनुमा संरचना यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये कहलाता है आपका क्या, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक के बाहर एक झिल्ली है जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। दूसरा ये रेड वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर उसको हम बोलते हैं केंद्रिका, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसके अंदर भी एक झिल्ली होता है जो केंद्रिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केंद्रिका का विभाजित होगा, ठीक है। मतलब ये जो बीच वाला रेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये रेड वाला पार्ट है और इसके अंदर इस टाइप की संरचना मैंने बताया था, एक थ्रेड नुमा संरचना, धागीनुमा संरचना निकली होती है, ठीक है। इस प्रकार से धागीनुमा संरचना, थ्रेड नुमा संरचना निकली होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट डिवाइड होगा, ठीक है। और डिवाइड होने के बाद मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, इसके बाद स्टेप ये हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद ये कैसा बनेगा, ये बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये प्रॉपर ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, गायब हो जाएगा, कहने का मतलब
विभाजित हो जाएगा। और विभाजित होने के बाद आपको इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिलती है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस प्रकार से संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, तो बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं न्यूक्लियस का, तो ये प्रॉपर ये पार्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास नया क्या बन गया है, ये हमें न्यू मिल गया है। किस फेज में न्यू मिल गया है, प्रोफेज अवस्था में। ठीक है, ये अवस्था आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा सेल जो है प्रॉपर कैसा होता है, ऐसी अवस्थाएं रहती है सेल की। और सेल जो है विभाजित होगा, विभाजित होने के बाद प्रोवस्था में, ठीक है, इस फेज में केंद्रिका का क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, प्लस अब केंद्रक झिल्ली भी विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, एवं केंद्रक झिल्ली भी विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये पहली जो है अवस्था जिसको बोलते हैं पूर्वावस्था। ठीक है, चलिए, तो ये साइकिल में चल रहा है। देखिए बहुत सा आप लोग दो, ठीक है, ये प्रॉपर साइकिल में चल रहा है। तो ये वाला जो है हम देखिए अभी जस्ट कौन सा, प्रोफेज। ठीक है, अब इसके बाद मूव करेगा साइकिल कहाँ पर, मेटाफेज में। ठीक है, और मेटाफेज से मूव करेगा एनाफेज, और एनाफेज से मूव करेगा क्या, टीलोफेज। ठीक है, और ये प्रॉपर यहाँ से टीलोफेज तक क्या कहते हैं इसको, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूसरा जिसको बोलते हैं प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज। क्या है, मेटाफेज, जिसको बोला जाता है मध्यवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं, मध्यावस्था। चलिए, इस मध्यावस्था में क्या होगा, अब देखिए ये इस अवस्था में, अब देखिए इस अवस्था से फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस अवस्था से आगे बढ़ेगा। तो पहले ये अवस्था कैसी थी, ठीक है, ए अवस्था जो है इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक और केंद्रिका यहां पर क्या हो जाते थे, डिवाइड हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। ठीक है, और उसके बाद ये अवस्था बनेगी। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होगा, देखिए इस अवस्था में होने वाला है कि ये जो धागेनुमा संरचना है, ठीक है, ये जो धागेनुमा संरचना, और इस धागेनुमा संरचना को हम कहते हैं क्रोमेटिड धागा। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड धागा या क्रोमेटिड थ्रेड। ठीक है, क्रोमेटिड धागा या क्रोमेटिड थ्रेड। ठीक है, और देखिए इस क्रोमेटिड थ्रेड या क्रोमेटिड धागा है, ये क्या होगा, संकुचित होगा। ठीक है, और ये संकुचित होगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा। संकुचित होने के बाद क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ करके ये क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये अवस्था है। अब देखिए ये क्या होगा, ये इस प्रकार से मैंने क्या कहा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद इस प्रकार से क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, किसका निर्माण करेगा, क्रोमोसोम। ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा क्रोमोसोम। धागा जो है किसका निर्माण करेगा, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहने का मतलब है गुणसूत्र। गुणसूत्र का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ठीक है, और जैसे गुणसूत्र का निर्माण होगा वो दो अलग अलग गुणसूत्रों में विभाजित होगा। ठीक है, कितने गुणसूत्र में, दो अलग अलग गुणसूत्र में विभाजित हो जाएगा। तो ये अलग गुणसूत्र, ठीक है,
चलिए, तो दो नए गुणसूत्र मिल गए हमें। क्या मिल गए? दो न्यू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। क्या मिल गया हमें? दो नए क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो कहने का मतलब इस चीज को वही लिखेंगे, ठीक है। यहां पर क्या क्या हो रहा है? सबसे पहली बात तो, ठीक है, पूरे साइकिल की सबसे लंबी अवस्था है, ठीक है। याद रखिए, पूरे साइकिल की लंबी अवस्था इसको बोला जाता है, ठीक है। लंबी अवस्थाएं क्यों? क्योंकि ये एक बार क्या करेगा? संकुचित होगा, ठीक है। संकुचित होने के बाद ये सिकुड़ कर क्रोमोसोम का निर्माण करेगा, और क्रोमोसोम का निर्माण करने के बाद फिर से ये दो नए क्रोमोसोम का क्या करेगा? निर्माण कर देगा, ठीक है। तो ये मेटाफेज सेल डिवीजन की क्या है? सबसे लंबी अवस्था है, ठीक है। तो इसको मैं मेटाफेज डिवीजन की, तो हम बोल सकते हैं मेटाफेज डिवीजन की लंबी अवस्थाएं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम बस वही लिखेंगे जो डायग्राम में बना है। क्रोमैटिड धागा सिकुड़कर, ठीक है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है, ठीक है। गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है, निर्माण करता है, एवं गुणसूत्र दो नए, ठीक है, दो नए गुणसूत्रों में विभाजित हो जाता है। गुणसूत्रों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। देखिए, आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी है ये चीज़ें, ठीक है। आपको, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। एकदम जो है लेंदी आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेटाफेज में आपको, मेटाफेज, ये पहली बात तो ये सबसे लंबी अवस्था है, और इस अवस्था में मैंने कहा क्रोमैटिड धागा क्या कर रहा है? क्रोमोसोम का निर्माण कर रहा है, और यही क्रोमोसोम इसी अवस्था में फिर से दो नए क्रोमोसोम का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो पहली बात ये क्या है? विभाजन अवस्था के अंदर प्रोफेज ये हो गया, फिर ऐसी अवस्था थी, और ऐसी अवस्था के बाद ये अब आ गया अवस्था ये, ठीक है। और ये आगे फिर से क्या होगा? नेक्स्ट जो है फेज में चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए, थर्ड जिसको बोला जाता है एनाफेज। क्या बोलते हैं इसको? एनाफेज, ठीक है। जिसको बोलते हैं पश्चावस्था, हिंदी में पश्चावस्था, ठीक है। तो एनाफेज या पश्चावस्था क्या होगा इसके अंतर्गत, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो है सेल का कंडीशन किस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा सेल का कंडीशन, ठीक है। तो मैं इसको यही ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ये सेल का कंडीशन ऐसा है फिलहाल अभी, ठीक है। और इसके अंदर आपको दो क्या मिलेगा? गुणसूत्र मिलेगा, ठीक है। द्विगुणित जो है दो, इस प्रकार से क्या देखने को मिलेगा? गुणसूत्र मिलेगा, ठीक है। तो इसका प्रीवियस आप देख सकते हैं, ये वाली अवस्था है, ठीक है। तो इस अवस्था के बाद आगे मूव होगा। अब देखिए क्या होगा इस अवस्था में, ठीक है। ये दो गुणसूत्र है, और इस अवस्था में इस गुणसूत्र के अंतर्गत, ठीक है, दो लेयर चढ़ जाएंगे, ठीक है।
और लेयर चढ़ेंगे और फिर से निर्माण कर लेंगे किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियस का निर्माण कर लेंगे। जैसे कि हम देखें ये इस प्रकार से अवस्था होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 क्रोमोसोम बना देता हूँ। ठीक है, इस 2 क्रोमोसोम के अंतर्गत आप देखेंगे ठीक है, और 2 क्रोमोसोम के अंतर्गत ये चढ़ जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा इस प्रकार से लेयर। ठीक है, फिर इस प्रकार से ऊपर एक और लेयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का लेयर है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको बोला जाता है केंद्रक। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा लिखना भी पड़ेगा इस जगह। न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, और जैसे थोड़ा सा ब्लू कलर में है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो हो क्या रहा है, बेसिकली देख रहे हैं तो यहाँ पर इस अवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस अवस्था में दोनों क्रोमोसोम पर, ठीक है, 2 गुणसूत्रों पर, ठीक है, केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यही है। चलिए ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो चौथा जिसको बोला जाता है टेलोफेज। क्या है, टेलोफेज, जिसको बोलते हैं अंत्यावस्था। ठीक है, टेलोफेज या अंत्यावस्था। इस फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, इस फेज में आपको देखने को मिलेगा कि जो केंद्रक है, ठीक है, वो डिवीजन के लिए जो है मूव करेगा कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर मूव करेगा, साइटोकाइनेसिस में। कहाँ पर मूव करेगा, साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस में जाएगा। ठीक है, मूव साइटोकाइनेसिस में, और यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि जो लेयर बनी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से अवस्थाएं थी हमारी, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, और इस क्रोमोसोम के अंतर्गत 2 लेयर का निर्माण ये हो चुका था इस प्रकार से। ठीक है, और जब लेयर की बात करें इस प्रकार से निर्माण हो गया था दोनों में। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बीच वाला भाग डिवाइड होगा। क्या होगा, ये बीच वाला भाग डिवाइड होगा, और बीच वाला भाग इसको क्या कहते हैं भाई, ये वाला भाग मैंने क्या कहा था, ठीक है, क्या कहा था, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जहाँ पर साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत ये क्या होगा, आपको डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद ये 2 नए, ठीक है, 2 नए सेल का निर्माण करेगा, प्रॉपर जो सेल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2 इस प्रकार से नए सेलों का क्या कर लेगा, निर्माण करेगा।
ठीक है, 2 न्यू सेल, ठीक है, और इसको या फिर बोला जाता है 2 डॉटर सेल, डॉटर सेल, ठीक है, 2 नए सेल का निर्माण ये कर देगा। और ये प्रॉपर पूरा मैंने बताया था बार बार कि ये प्रॉपर जो है कितने घंटे में होता है, 24 घंटे में ये प्रॉपर क्या होगा, डिवीज़न देखने को मिलेगा। और डिवीज़न होने के बाद ये 2 नए सेलों में विभाजित होगा, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में आपको ये होगा, ठीक है, जहाँ पर केंद्रक का विभाजन इसके पहले होता था, ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का विभाजन होकर 2 नए सेल का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, विभाजन अवस्था, ठीक है। तो कोशिका चक्र की अवस्थाएं ये प्रॉपर ये पूरा हो गया है, ठीक है। तो टेलोफेज के बाद ये मूव करेगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। चलिए ये हो गए चीज़ें। सॉरी, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए सेल डिवीज़न में हम देखेंगे सेल डिवीज़न के प्रकार। यहाँ पर आप लिख सकते हैं शुरू में ये क्या है, ये सेल डिवीज़न के प्रकार के अंतर्गत, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। तो कितने टाइप के, ठीक है, तो स्पेस नहीं है तो मैं कहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ डिवीज़न ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। भाई साहब कलर तो चेंज कर देते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। ये पहला हो गया है, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया है, ठीक है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न, ठीक है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, विभाजन के प्रकार, ठीक है। और आप जानते हैं कोशिका विभाजन के 3 प्रकार है, ठीक है। ठीक है, एक चीज को बोला जाता है एमिटोसिस, अमिटोसिस, ठीक है, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। दूसरा मेटोसिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन।
क्या बोला जाता है इसको? समसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन। और दूसरा मियोसिस, जिसको बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये कोशिका विभाजन के प्रकार है। तो एक एक करके हम देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, समसूत्री और असूत्री विभाजन क्या है। तो सबसे फर्स्ट चलते हैं आपके असूत्री विभाजन। ठीक है, असूत्री विभाजन। ठीक है, और इस असूत्री विभाजन में एक एक करके हम बात करेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात की खोज कर लेते हैं। भाई साहब डिस्कवर किसने किया? कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वार्चाउ साहब ने। ठीक है, वार्चाउ ने खोज किया था किसकी? असूत्री विभाजन में। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये भाई साहब प्रोकैरियोटिक सेल, मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को कहा जाता है जो, इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। ठीक है, एक कोशिकी। ठीक है, तो एक कोशिकी जो जीव है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, उसी को कहा जाता है यूनिसेलुलर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल या यूनिसेलुलर जीव, इसके अंदर क्या हो जाता है? असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। और असूत्री विभाजन इसमें क्या होगा? आपके जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, क्या होगा इसमें? साइटोप्लाज्म दो भागों में, ठीक है, दो भागों में विभाजित होकर नए सेल का निर्माण करते हैं। नए सेल का निर्माण करते हैं। इधर इमेज है मेरा, ठीक है, तो इतने तक लीजिए। विभाजित होकर दो न्यू सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कैसे निर्माण करते हैं भाई? एग्जाम्पल से अब देखेंगे। तो कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है और वो सेल इस प्रकार से प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या है? कोई सेल है, ठीक है, और वो सेल क्या करेगा? यहां से डिवाइड हो जाएगा। कहां से डिवाइड? ये बीच से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच से डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएंगे। और अलग अलग होने के बाद दो नए सेल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या करेगा? ठीक है, टू न्यू सेल का निर्माण। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ऐसे जो है जीव में पाया जाता है। जैसे एक कोष की जीव, जैसे अमीबा है, ठीक है, एक कोष की जीव आप जानते हैं ना, जिसमें कोशिका कितनी हो? एक हो। ठीक है, और वो अपने आप में जीव है। तो ये क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना,
नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है। ऐसे जो है जीवों में आपको क्या देखने को मिलेगा, असूत्री विभाजन, ठीक है। तो असूत्री विभाजन के बारे में मैंने क्या कहा, वर्चाउ साहब ने क्या था, ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल कहने का मतलब जहां पर एक कोश की जीव है, ठीक है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाता है, साइटोप्लाज्म विभाजित होकर दो नए सेलों का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, असूत्री विभाजन। चलिए, तो ये तो हो गया असूत्री विभाजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड, जिसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिटोसिस। चलिए, अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, मिटोसिस। तो पहले जैसे मैंने वहाँ लिखा, तो यहाँ भी खोज देख लेते हैं, ठीक है। वाटर एवं फ्लेमिंग, ठीक है, क्या है, वाटर फ्लेमिंग, ठीक है। वाटर फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। यहाँ भी आप लिख लीजिए 1855, ठीक है, खोज हो गए। दूसरा, ये होते हैं आपके यूकैरियोटिक, ठीक है, कैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्या है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव। क्या है, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अब बहुकोशिकीय जीव कहने का मतलब है हम हैं, ठीक है, और आपके जो है कुत्ते बिल्ली है, जितने भी जानवर हैं, ठीक है, जिसमें एक से अधिक सेल पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव, जिसको बोला जाता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। और ये समसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, आपके बॉडी सेल में, ठीक है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। बॉडी सेल कहने का मतलब आपके हाथ पैर नाक मुंह, ठीक है, सिर्फ प्राइवेट पार्ट के छोड़कर, क्योंकि वो जो प्राइवेट पार्ट है वो सेक्स सेल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए, अब देखिए यहां क्या होने वाला है, ठीक है। यहां पर आपका होगा, ठीक है, इसमें समान गुणसूत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, समान गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र। समान गुणसूत्र कहने का मतलब है कि अगर हमारे बॉडी सेल 46 है, ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है हमारे बॉडी में, 46, पेयर में क्या है 23, ठीक है। तो माता पिता, माता के भी 46, ठीक है, पिता के, तो पेरेंट के 46 अगर होंगे और उनकी अगर दो संतान हों, ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या होगा, 46 होगा, क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी 46 होगा, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ 46, सॉरी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है,
46, पेयर में 23। तो ये क्या कहलाते हैं आपके डॉटर सेल, डॉटर सेल, ये भी क्या कहलाता है डॉटर सेल। ठीक है, तो ये पेरेंट सेल से अगर विभाजित होगा, ठीक है, तो विभाजित होने के बाद दो नए डॉटर सेल बनेंगे तो क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर समान होगी। ठीक है, तो 46 आपके यहाँ भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र भी आता है 2n, और n यहाँ पर क्या है, n इज द नंबर ऑफ ठीक है क्रोमोसोम विच इज डिवाइड, ठीक है, कहने का मतलब जितनी क्रोमोसोम है डिवाइड हो रहा है उसकी संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब है कितनी क्रोमोसोम, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, कितनी क्रोमोसोम, n क्या है कि कितनी गुणसूत्र विभाजित हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, जिससे एक क्रोमोसोम विभाजित हो रहा है तो इसको अगर हम देखें, ठीक है, एक क्रोमोसोम विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर n क्या है, क्रोमोसोम की संख्या जो विभाजित हो रहा है। अगर एक विभाजित हो रहा है तो ये टोटल कितने होंगे 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 मिल गए हमें। ठीक है, अगर 2 विभाजित होता, बाय द वे मैं एग्जांपल से अगर बोलूं, अगर 2 विभाजित होता तो यहाँ पर देखिए एक विभाजित होकर ये 2 बना दिए। ठीक है, ठीक है, 2 बना दिए, और 2 विभाजित होकर फिर से ये 2 बनाएंगे, फिर से ये 2 बनाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, विभाजित होने की संख्या अगर 2 है, ठीक है, तो 2 इंटू 2, तो 2 दूनी कितने होंगे 4, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 तो आपको मिल गया है। ठीक है, तो इन क्या है, जितनी जो है क्रोमोसोम वो विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो क्रोमोसोम की संख्या विभाजित हो रहा है, 2 है। ठीक है, तो एक है नंबर, तो एक यहाँ पर, तो इनके, ठीक है, 1 दूनी 2 और 2 यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से कितनी गुणसूत्र जो है या कितनी क्रोमोसोम विभाजित हो रहा है उनकी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी भी बनेगी, क्रोमोसोम की संख्या जो है समान रहेगा, चाहे 2 से 4 बने, 8 बने, 10 12 15 20 जितना भी बने। ठीक है, सभी में संख्या जो है 46 और 46 ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए समसूत्र विभाजन को चलने के लिए भी, ठीक है, याद रखिए समसूत्र विभाजन होने के लिए भी आपको इस 4 प्रोसेस से गुजरनी पड़ेगी। ठीक है, अगर प्रोसेस ऑफ, ठीक है, मिटोसिस, ठीक है, अगर इसकी प्रोसेस की बात करें तो यही चारों प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से चारों प्रोसेस, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, एनाफेज, और जिसको बोलता है टीलोफेज, टीलोफेज। ठीक है, पूर्वावस्था जिसको बोलते हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, ठीक है, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, ये सारी जो है इस प्रोसेस के अंदर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को फिर से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो मिटोसिस के अंदर ये सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर एक पेरेंट सेल क्या होगा, 2 नए सेल का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन।
चलिए नेक्स्ट है आपका अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसको बोला जाता है और थर्ड है आपका अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं मियोसिस। सॉरी, चलिए अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये भी क्या है, यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। और यूकैरियोटिक सेल कहने का मतलब है मल्टी सेलुलर, जैसे मैंने बोला। ठीक है, मल्टी सेलुलर कहने का मतलब है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने बताया मैं हूं, सभी जानवर है, पेड़ पौधे जितने भी है वो क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव में देखने को मिलेगा। और ये जो है देखिए, ये प्रकार का क्या है, सेक्स सेल है। ठीक है, ये क्या है, सेक्स सेल, जिसको बोला जाता है लिंग कोशिका। लिंग कोशिका। और लिंग कोशिका का यहाँ पर क्या बोलता है, लिंग कोशिका में क्या होगा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, लिंग कोशिका या फिर सेक्स सेल में क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो मनुष्य के जो बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट है वहां पर क्या हो रहे थे, वहां पर हो रहा था समसूत्री विभाजन। लेकिन जो सेक्स सेल है, ठीक है, जहां प्राइवेट पार्ट के अंदर जो है सेक्स सेल है, वहीं पर होगा आपकी लिंग कोशिका। अब वहां पर आपको देखने को मिलेगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और इस अर्धसूत्री विभाजन में आपके एक पेरेंट सेल, याद रखिए, एक पेरेंट सेल क्या करेगा, पिछले में क्या हो रहा है, तो 2, यहां पर 4। एक पेरेंट सेल क्या करेगा, 4 नए सेलों का निर्माण करेगा। ठीक है, सेलों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, सेल का निर्माण करेगा। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, ठीक है, याद रखिए, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी, आधी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर चले, ठीक है, तो ये एक पेरेंट सेल है। ठीक है, एक पेरेंट सेल है, और एक पेरेंट सेल क्या करेगा, 2 नए डॉटर सेल का निर्माण करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 2 नए डॉटर सेल का निर्माण करेगा। और ये 2 नए डॉटर सेल, ठीक है, ये 2 नए डॉटर सेल फिर से 2 नए इसके डॉटर, हायरार्की देखिए, ये 2 नए सेल का निर्माण कर लेगा। ठीक है, दो नए सेल का निर्माण करेगा। तो ये देखिए, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो ये पेरेंट सेल है। क्या है, पेरेंट सेल। और पेरेंट सेल से 4 नए क्या है, डॉटर सेल। कि क्या, ठीक है, तो 4 नए क्या बने, डॉटर सेल बने। ठीक है, 4 नए किसका निर्माण हुआ, डॉटर सेल का निर्माण हुआ। ठीक है, याद रखिए यहां पर जो संख्याएं हैं, क्रोमोसोम की संख्या मैंने कहा आधी हो जाती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, और आधी हो जाएगी कहने का मतलब है यहां पर इसको मिलेंगे 23। ठीक है, इसको भी मिलेंगे 23, इसको भी मिलेंगे 23, इसको भी मिलेंगे क्या है, 23। कितने मिलेंगे, 23।
और ये क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या 23 कहने का मतलब है हाफ हो जाती, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी। किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे कि पिछले मैंने कहा था अर्धसूत्री प्रोसेस, मिटोसिस के जो प्रोसेस है, ठीक है, तो मिटोसिस ये 4 प्रोसेस लेके चलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो प्रोसेस है, ठीक है, अगर प्रोसेस को हम देखें, प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, तो मियोसिस को प्रोसेस लेके चले तो इसके 2 प्रोसेस हैं। ठीक है, एक प्रोसेस जिसको बोला जाता है मियोसिस 1, क्या बोला जाता है, मियोसिस 1, और दूसरा जिसको बोलते हैं मियोसिस 2। ठीक है, ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और मियोसिस 1 मियोसिस 2 कुछ नहीं है, बस यही 4 चीजें हैं। ठीक है, ये प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज। और यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज। मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा भाई, हिंदी में कई बार लिख लुका हूं। ठीक है, एनाफेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। ठीक है, तो मियोसिस की प्रोसेस में मियोसिस 2 भी है और मियोसिस 1 भी है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। देखिए अब यहाँ पर मियोसिस कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस दोनों जगह, जैसी पेरेंट सेल से इस डॉटर सेल का निर्माण होगा, ये भी क्या है, डॉटर सेल है। ठीक है, दोनों क्या है, डॉटर सेल। इसको भी कितने कितने मिले होंगे, 23 यहाँ इनको भी मिलेंगे 23। ठीक है, यहाँ भी आपको यहाँ पर 1 से 2 बने, 1 से 1 और 2 बने। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो प्रोसेस है, जो पहले से ये 2 बने, इसको हम बोलते हैं क्या, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट। तो यहाँ से यहाँ तक बनने की जो क्रिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब है इस पेरेंट सेल से ये 2 नए कोशिका बनने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसको हम नाम देते हैं मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में फिर से वही बात दोहराई जाएगी कि ये 4 जो है मियोसिस 1 में आपके प्रोसेस में चलेगा, और जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर से मियोसिस 2 चलेगा। और मियोसिस 2 कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आपकी ये 4 है, इसके लिए मतलब ये दोनों के बाद 4 बने, तो यहाँ पर आपको बनेगा मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस 1 इसके लिए ये दोनों, ठीक है, मियोसिस 2 ये दोनों के लिए, फिर ये 4 जब बनते हैं। ठीक है, तो 4 नए डॉटर सेल का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या हो जाती आधी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जो है अवस्था में, कौन से सूत्री विभाजन में, ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, या कौन से में जो है डबल हो जाती है। ठीक है, या कौन से में जो है, किस में जो है सेलों की संख्या पूछेगी या क्रोमोसोम की संख्या। तो क्रोमोसोम की संख्या के आधी। ठीक है, ये किसकी है, क्रोमोसोम। ठीक है, और सेल की संख्या अगर नंबर ऑफ किया जाए, नंबर ऑफ सेल, और सेल की संख्या आप कितनी हो जाएगी, ठीक है, 4। तो इस प्रकार से ये याद रखिए, क्रोमोसोम की संख्या आधी, सेलों की संख्या 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से, और वहां पर अर्धसूत्री से नाम से स्पष्ट है आधा। ठीक है, और वहां पर समसूत्री मतलब समान, ये भी ऐसे भी याद रखते हैं, समसूत्री मतलब समान, मतलब जैसा क्रोमोसोम है
उतना ही समान का क्रोमोसोम आपको डॉटर सेल में मिलेगा, लेकिन अर्धसूत्री मतलब आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 46 अगर इसके पास है, ठीक है, तो इसका आधा 23, ठीक है, अब फिर ये 23 इसके पास भी, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ये 23 आधे हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो गया आपका, आज हमने क्या क्या देखे, आज यहीं पर हम रखेंगे क्लास अपनी। ठीक है, क्योंकि अब सेल साइकिल जो है, ठीक है, सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन में सारी चीज़ें हम देख लिए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, कोशिका चक्र, सेल साइकिल क्या, उससे चक्र की अवस्थाएं क्या है। ठीक है, फिर आपके जो है टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, कहने का 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न है, असूत्री विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, ये हम, ठीक है। तो सेल डिवीज़न क्या होता है, इसकी परिचय हमने देखे। सेल साइकिल क्या होते हैं, ठीक है, सेल साइकिल की अवस्थाएं क्या है वो हम देखें। ठीक है, एम फेज में, विभाजन अवस्था में 2 अवस्थाएं, फिर प्रॉपर ही सेलों का जो साइकिल है, ठीक है, किस प्रकार से साइकिल चलता है वो हमने बात की। G0 फेज क्या है, G1 फेज क्या है। ठीक है, तो जैसे कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा फिर से रेस्ट करेगा, मैंने कहा था। ठीक है, G0 अवस्था में फिर से इस प्रकार से क्या करेगा, साइकिल कंप्लीट करते रहेगा हर 24 घंटे में। ठीक है, तो ये साइकिल कितने हैं, साइकिल कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। ठीक है, तो साइकिल जो है 24 आवर में कंप्लीट होगा। ठीक है, ये 4 फेज हम देखें। फिर विभाजन अवस्था में प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होते हैं, एनाफेज क्या होता है, टीलोफेज क्या है, फिर कोशिका विभाजन के प्रकार, समसूत्री क्या है, ठीक है, अर्धसूत्री, असूत्री विभाजन क्या है। ठीक है, ये सभी हमने बात किए। तो इस प्रकार से आपका कोशिका और कोशिका विभाजन लगभग 3 क्लास में ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अगर टॉपिक रहेगा आपका ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, ऊतक टिश्यू। ठीक है, क्या रहेगा टॉपिक, वो रहेगा आपका टिश्यू, टिश्यू या जिसको बोला जाता है ऊतक। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखे, सेल देखिए, सेल डिवीज़न देखें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में टिश्यू या फिर ऊतक देखेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, अलग अलग जो है सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये साइंस का ये सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सारे जो है वो आप देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ऊतक पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।